Assalamualaikum students. Hope you are all well. In today's lecture, we are going to discuss in detail about small intestine and its role in digestion. इसके अलावा हम लोग काफ़ी प्राइमरी और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये भी हमारा एक प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है. प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं जो कि डाइजेशन करवा रहे होते हैं. सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अवर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन. ना क्वेश्चन राइज है इसके स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका जो साइज होता है वो एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा होता है. ये तकरीबन 6 to 9 मीटर लॉन्ग होती है. इट डिपेंड्स अपॉन हाइट. जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होगा 6 to 7 मीटर एंड इट एक्सीड्स विद हाइट, बट इसका साइज 6 to 9 मीटर के दरमियान ही रहता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक्सटेंडेड बिलो पाइलोरिक स्फिंक्टर ऑफ स्टमक. ये हमारे स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर के नीचे से एक्सटेंड हो रही होती है. अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं स्टमक की कुछ इस तरह से. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हमारा एसोफेगस. यहाँ पे हमारे पास आ रही है कार्डिक स्फिंक्टर. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक डिप्रेशन होता है जिसे कहा जाता है कार्डिक नोच. इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट होता है ना उसे कहा जाता है कार्डिक रीजन, और यहाँ पे जो पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं फंडस या फिर फंडिक रीजन. और यहाँ तक हमारे पास ये कौन सा पार्ट है बॉडी, यहाँ पे इसको कॉर्पस भी कहा जा सकता है. इसके अलावा ये इसका ग्रेटर कर्वेचर है और ये इसका लेजर कर्वेचर है. यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है हमारे स्टमक का पाइलोरिक रीजन. तो हमने स्टमक में ना बेसिकली डिस्कस किया था कि जो हमारा स्टमक होता है ना वो 4 पार्ट्स पे कंस्टिट्यूट हुआ होता है. एक इसमें हमारे पास आ रहा होता है कार्डिक रीजन, देन इसके पास फंडस आ रहा होता है ये बॉडी और कॉर्पस, और लास्ट पे हमारे पास आ रहा होता है पाइलोरिक रीजन. अब यहाँ पे हमारे पास ना पाइलोरिक रीजन फर्दर ना डिवाइड हुआ होता है दो में. एक तो ये जो इसका वाइट पार्ट है ना ये वाला जो काफी चौड़ा सा है इसको कहा जाता है पाइलोरिक एंट्रम. अब ये जो वाइट पार्ट है ना ये आगे आकर ना इस तरह से नैरो हो गया तो इसको कहा जाता है पाइलोरिक केनाल. और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिर आगे क्या आ जाती है ड्यूडिनम. तो हमारा वो पॉइंट क्लियर हो गया कि जो हमने बताया कि हमारे स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर के नीचे से ये एक्सटेंड हुआ होता है हमारा ड्यूडिनम. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है पाइलोरिक एंट्रम, यहाँ पे पाइलोरिक केनाल, यहाँ पे हमारे पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और जो कि फिर आगे एक्सटेंड होकर कहाँ पे ओपन हो रहा है ड्यूडिनम में. पाइलोरिक स्फिंक्टर का बेसिकली क्या काम होता है, जब हमारे स्टमक में फूड की प्रॉपर डाइजेशन हो जाए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड एसिड्स, तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हो जाता है. जब ये ओपन होता है तो फिर फूड हमारा कहाँ पे मूव कर जाता है इंटेस्टाइन में फॉर फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ड्यूडिनम, जिजनम एंड इलियम. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ड्यूडिनम को. इट इज अ प्रोक्सिमल पार्ट. प्रोक्सिमल पार्ट मतलब प्रोक्सिमल बेसिकली क्या होता है वो पार्ट जो कि हमारी मिड लाइन से करीब हो. फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं स्टमक हमारे मिड लाइन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है सबसे पहले ड्यूडिनम इस तरह से, देन हमारे पास आ रहा होता है ड्यूडिनम और देन हमारे पास आ रहा होता है इलियम. ये हम लोगों ने बता दें ये हमारे पास है ड्यूडिनम. हम ये हमारे स्टमक के करीब पार्ट है. ठीक है, मतलब ये हमारे स्टमक के प्रोक्सिमल है, लेकिन जो हमारा इलियम है वो हमारे स्टमक से अवे होगा तो हम लोग उसे कहेंगे डिस्टल. इट इज सी शेप. ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है ड्यूडिनम इस तरह से. यहाँ पे हमारे पास ना लीवर से यहाँ पे आ रही होती है बाइल डक्ट, तो यहाँ से हमारे पास पेंक्रियाज से आ रही होती है पेंक्रियाटिक डक्ट. ये हमारे पास आ गई बाइल डक्ट जो कि लीवर से आ रही है, और ये हमारे पास आ गई पेंक्रियाटिक डक्ट.
अब ये आगे दोनों कंबाइन होकर कौन सी डक्ट बना देंगे, हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि आगे फर्दर ओपन होगी एम्प्यूला ऑफ वेटर में, जो कि फिर आगे ओपन हो जाएगी हमारे ड्यूटेनम में। बाइल यहाँ से हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर से हमारे पास बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आएगा और पेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस आएगा। Hormones released by walls of duodenum are enterogestrone, secretin and pancreozymin। अब ये डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी ड्यूटेनम की वॉल सेक्रीट आउट कर रही होती है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है इंटेरोगेस्ट्रोन। जो इंटेरोगेस्ट्रोन है इसको गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। सो बेसिकली इंटेरोगेस्ट्रोन का क्या काम होता है कि इसने गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना होता है। जब फूड हमारे स्टमक से कहाँ पर आ गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसने क्या करना है, रिलीज होना है। बेसिकली ये रिलीज तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की हमारे बताया ड्यूटेनम की वॉल से होता है, लेकिन इससे वर्क कहाँ पे जाकर करना होता है, हमारे स्टमक में। स्टमक गैस्ट्रिन कहाँ पे रिलीज होना होता है, हमारे स्टमक में। इससे वहाँ पर जाना है और गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देना है, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब जो काइम है, फूड है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ चुका है। काइम बेसिकली क्या होता है, बोलस होता है जो कि मिक्स होता है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस के साथ और एक सेमी सॉलिड से मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है काइम। तो जब काइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब हमारे ड्यूटेनम तक आ जाएगा, तो यहाँ से इंटेरोगेस्ट्रोन सेक्रीट होगा और स्टमक में जाके गैस्ट्रिन की सेक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेक्रीटिव। अब सेक्रीटिव ने क्या करना होता है, हमारे पेंक्रियाटिक जूस के नॉन एंजाइमेटिक सेक्रीशंस या नॉन एंजाइमेटिक पार्ट्स को एक्टिवेट करना होता है। हमने पेंक्रियाटिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स पढ़े थे, जैसे कि लाइपेस, अमाइलेस, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, न्यूक्लियसेस, बहुत सारे एंजाइम्स हमने डिस्कस किए थे। लेकिन इसने क्या करना है, सेक्रीटिव ने नॉन एंजाइमेटिक पोर्शन को एक्टिवेट करना है। मतलब इससे किस चीज़ की एक्टिवेशन करनी है, आयंस की। अब जो सेक्रीटिन है, डिफरेंट आयंस की एक्टिवेशन करनी है, जैसे कि सोडियम की, पोटाशियम की, क्लोराइड की, बाइकार्बोनेट की, कैल्शियम की। ये जो आयंस होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, अल्कलाइन। अब जो फूड हमारे स्टमक से आया हमारे इंटेस्टाइन में, उसकी नेचर क्या है, एसिडिक, क्योंकि वो डिफरेंट एसिड्स और एंजाइम से डील हुआ है और हमारे स्टमक का एनवायरनमेंट भी क्या होता है, एसिडिक। जो फूड जो हमारे इंटेस्टाइन तक आया है वो भी क्या होगा, एसिडिक। अब सेक्रीटिन ने हमारे डिफरेंट आयंस को स्क्रीट आउट करना है जिनकी नेचर होती है अल्कलाइन। अब उन आयंस ने क्या करना है, उस फूड के साथ डील करना है और उसकी नेचर भी अल्कलाइन करनी है, वरना वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल्स को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पेंक्रियोजाइमिन। जो पेंक्रियोजाइमिन है, इससे पेंक्रियाटिक जूस के एंजाइमेटिक पार्ट्स को एक्टिवेट करना होता है, जो कि डिफरेंट डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जूजिनम। जूजिनम का साइज होता है 2.5 मीटर। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो जूजिनम होता है ना, इसका साइज सिर्फ होता है 10 इंच। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन का, जबकि जो जूजिनम है वो हमारे इंटेस्टाइन का सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट है। एब्सॉर्ब फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। अब इसे डिफरेंट फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करवानी है, लेकिन इसका मेन एब्जॉर्प्शन में रोल होता है इससे फोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन करवानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इलियम, जो कि 3.5 मीटर लॉन्ग होता है, हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है एब्जॉर्प्शन में। जूजिनम में हमने बताया डिफरेंट फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होनी है। अब जो इलियम है, इसने भी क्या करना है, एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प आउट करना है। जो इससे न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब हो पाए हमारे जूजिनम से, वो इलियम तक आ जाएंगे और इलियम उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करवाएगा। जो बेसिकली जो इलियम होता है ना, इसका मेनली रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि हम लोगों ने अपने स्टमक में पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक होता है वो भी 4 लेयर्स पे कंपोज हुआ होता है। उसकी जो वॉल होती है वो बेसिकली 4 लेयर्स से बनी होती है, सीरस लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकस लेयर एंड म्यूकस लेयर। इस तरह जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी 4 लेयर्स पे कंस्टिट्यूट हुई होती है। इसकी जो वॉल होती है वो 4 लेयर्स से बनी होती है, सीरस लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकस एंड म्यूकस लेयर।
अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखें तो सबसे पहले ये हमारे पास आ रही है सीरस लेयर, देन ये हमारे पास आ गई मस्क्यूलरिस म्यूकोजा, देन ये हमारे पास आ गई सब म्यूकस लेयर, और ये हमारे पास इसकी आ गई कौन सी लेयर, म्यूकस लेयर। अब इसकी जो म्यूकस लेयर होती है ना, वहां पे हमारे पास ना इस तरह से ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, या आप कह लें स्मॉल या फिर माइन्यूट प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कहा जाता है विलाय। अब ये जो विलाय होते हैं ना, हमने कहा जो हमारी म्यूकस लेयर है वहां पे हमारे पास स्मॉल या माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको कहा जाता है विलाय। अब ये जो विलाय होते हैं ना, ये बेसिकली कोलमनर सेल्स के बने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर इस तरह से ना कोलमनर सेल्स की लाइनिंग हुई होती है, इसको कहा जाता है इंटेरोसाइट्स। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये इंटेरोसाइट्स बनते कैसे हैं। सो फिलहाल हम लोग विलाय को देख रहे हैं। तो अभी जो इंटेरोसाइट्स है ना, इसने इसके ऊपर इस तरह से ना स्मॉल स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन बना देनी है इस तरह से, जिसको कहा जाता है माइक्रोविलाय। अब ये जो विलाय और माइक्रोविलाय है, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि इसने जो म्यूकस लेयर है ना, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है ताकि इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रॉपर्ली हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आल्सो कॉल्ड एज क्रिप्स ऑफ लाइबर्टोन। इसको क्रिप्स ऑफ लाइबर्टोन भी कहा जा सकता है। दीज आर द सिंपल ट्यूबलेट ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूबलेट ग्लैंड्स होते हैं। दे डोंट पेनिट्रेट मस्कुलरिस म्यूकोसा बट ओपन इनटू ल्यूमेन बिटवीन विलाय। अब ये हमारे पास है, हमने बताया था यहाँ पे हमारे पास कौन सी लेयर आ रही है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से इसमें पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली कहाँ पर ओपन होंगे, ये हमने बताया क्या है, हमारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम लोगों ने कहा था विलाय। ठीक है, अब इसके दरमियान हमारे पास होता है ल्यूमेन। तो ये जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है वो डायरेक्टली कहाँ पर ओपन होंगे, हमारे ल्यूमेन में। अब जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है ना, ये बेसिकली इनकी लाइनिंग हुई होती है कोलमनर सेल से और एपिथेलियल सेल से, जबकि विलाय की हमने लाइनिंग बताया था किससे हुई हुई थी, कोलमनर सेल से। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है इनकी लाइनिंग हुई होती है एक तो कोलमनर सेल से, और सेकेंडली इसकी लाइनिंग हुई होती है एपिथेलियल सेल से। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस। इनकी कंटिन्यूसली डिवीजन चलती रहती है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। तो ये जो न्यू सेल्स होते हैं ना, वो रिप्लेस होते जाते हैं ओल्ड सेल से, और ओल्ड सेल कहाँ पर आ जाते हैं, विलाय पर। यहाँ पर इन ओल्ड सेल्स को कहा जाता है इंटेरोसाइट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ब्रूनेल ग्लैंड। इट पेनिट्रेट मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड एक्सटेंड अप टू म्यूकस लेयर। इसका हमने कहा था कि हमारे मस्कुलरिस म्यूकोसा को पेनिट्रेट करके वहां पे नहीं जाएगा, लेकिन जो ब्रूनेल ग्लैंड है वो पेनिट्रेट करेगा हमारे मस्कुलरिस म्यूकोसा को और आगे एक्सटेंड कर देगा सब म्यूकस लेयर तक, और यहाँ पे हमारे पास की ल्यूमेन तक आ जाएगा। अब ब्रूनेल ग्लैंड ने क्या करना होता है, सेक्रीट करना होता है म्यूकस को और ट्रेसेस ऑफ एंजाइम्स को। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों ग्लैंड्स का हमें डिफरेंस भी पता चल गया कि जो हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो यहाँ से पेनिट्रेट करके इन लेयर्स को पेनिट्रेट करके नहीं जाएंगे, जबकि जो ब्रूनेल ग्लैंड है वो यहाँ से पेनिट्रेट होगा सबसे पहले मस्कुलरिस म्यूकोसा में, देन फर्दर पेनिट्रेट करेगा सब म्यूकस में, देन वो वहां से कहाँ पर जाएगा, ल्यूमेन तक। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सुक्कस इंटेरिकस। सुक्कस इंटेरिकस बेसिकली क्या होता है, सेक्रीशंस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड एज सुक्कस इंटेरिकस। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है जो सेक्रीशन करता है, जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, उसे कहा जाता है सुक्कस इंटेरिकस। जैसे कि हमने स्टमक में पढ़ा था, वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। जो हमारे पेंक्रियास होते हैं वो पेंक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं। इस तरह जो हमारी इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है, जिसे कहा जाता है सुक्कस इंटेरिकस। It contains 99.5% water and 0.5% organic and inorganic substances. अब इसमें हमने बताया जो हमारा सुक्कस इंटेरिकस है, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है, वो कंपोज हुआ होता है 99.5% वाटर एंड 0.5%
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब इसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स और आयंस आ जाएंगे। एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, डिफरेंट लिपोलिटिक एंजाइम्स। इसके अलावा जो डिफरेंट आयंस होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड वगैरह। अब जो हमारा ये सुक्रोज सिंथेटिकस होता है ना, ये बेसिकली अल्कलाइन होता है। इसकी पीएच होती है 8.3। अगर 7 बिलो पीएच हो वो होती है एसिडिक, अगर 7 अबव पीएच हो वो होती है अल्कलाइन। तो जो हमारा सुक्रोज सिंथेटिकस है इसकी पीएच होती है 8.3, मतलब इसकी नेचर होती है अल्कलाइन, और तकरीबन ये 1800 ml पर डे सेक्रीट आउट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके फंक्शंस। सबसे पहले इसका फंक्शन आ रहा है डाइजेस्टिव फंक्शन, कि ये डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करेगा, कौन कौन से एंजाइम रिलीज करेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। अब जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है ना, इसमें हमारे पास कौन से एंजाइम्स आ जाएंगे, पेप्टाइडेजेस। अब ये जो पेप्टाइडेजेस है ना, इन्होंने बेसिकली क्या करना होता है, पेप्टाइड्स की ब्रेक डाउन करनी होती है, उसे कन्वर्ट कर देना होता है किसमें, अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं अमाइलोलिटिक एंजाइम्स। जो अमाइलोलिटिक एंजाइम्स है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स आ जाते हैं जैसे कि सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज। इन्होंने क्या करना होता है, डाइसेक्राइड्स को कन्वर्ट करना होता है मोनोसेक्राइड में। इन्होंने क्या करना होता है, डाइसेक्राइड्स की कन्वर्जन करनी होती है मोनोसेक्राइड्स में। डाइसेक्राइड्स जैसे कि इसमें हमारे पास डिफरेंट हमने एंजाइम्स का बता दिया, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज। ये किस पे एक्ट करेंगे, सुक्रोज पे, लैक्टोज पे, माल्टोज में, उसको कन्वर्ट कर देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिपोलिटिक एंजाइम्स। लिपोलिटिक एंजाइम्स में हमारे पास आ जाएगा लाइपेज। जो लाइपेज होता है इसमें बेसिकली ब्रेक डाउन करनी होती है ट्राइग्लिसराइड्स की फैटी एसिड्स में। नेक्स्ट इसका फंक्शन आ रहा है प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये जो हमारा सुक्रोज सिंथेटिकस है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करेगा, किस तरह प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। तो ये हमारा सुक्रोज सिंथेटिकस है, इसमें हमारे पास होता है म्यूकस। इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन में ना कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं। इन गॉबलेट सेल ने भी सेक्रेट करना होता है म्यूकस। एक तो हमने बता दिया जो हमारा सुक्रोज सिंथेटिकस है, जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें भी हमारे पास म्यूकस होता है। इसके अलावा जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास कुछ गॉबलेट सेल्स होते हैं जिन्होंने म्यूकस की सेक्रेशन करनी होती है। तो ये जो म्यूकस होता है ये हमारे इंटेस्टाइन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। किससे प्रोटेक्ट करके रखता है, काइम से। जो हमारा एसिडिक फूड स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में आया है वो हमारे इंटेस्टाइन्स की वॉल को ही उसकी एसिडिक नेचर डैमेज ना कर दे, अल्सर ना कर दे, तो ये म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा ये किस तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स में ना कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं। जो लाइसोजाइम्स होते हैं इनकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। कोई भी बैक्टीरिया फूड के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन्स तक आ जाए तो वो उसको किल करेगा और हमारे इंटेस्टाइन्स को प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक्टिवेटर फंक्शन। एक्टिवेटर फंक्शन में बेसिकली इसने क्या करना होता है, ट्रिप्सिन की एक्टिवेशन करनी होती है। मे बी आपको याद हो हमने पेंक्रियास में डिफरेंट एंजाइम्स पढ़े थे जिसमें से एक एंजाइम था ट्रिप्सिन। उस ट्रिप्सिन की हमने बताया था वो किसकी फॉर्म में सेक्रेट आउट हो रहा होता है, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। देन हमने उसकी बताया था एक्टिवेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने बताया था कि अगर उसकी पेंक्रियास में ही एक्टिवेशन हो जाएगी तो वो हमारे पेंक्रियास को डैमेज कर देगा। तो उसकी एक्टिवेशन कहाँ पर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नेम एज इंटेरोकाइनेज और इंटेरोपेप्टाइडेज। सो इस तरह ये एक्टिवेटर फंक्शन परफॉर्म करता है कि इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में और प्रोटीन की डाइजेशन में वो हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग को भी एक्सेलरेट करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका हेमेटोपोइटिक फंक्शन। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट अर्जेंटाफिन सेल्स। ये जो अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं ना, बेसिकली हमारे
हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में होते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने सिक्रीट करना होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है उससे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है, अनएबल टू डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट विटामिन्स, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह की हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ना होना, डाइजेशन ना होना, तो इस कंडीशन को कहा जाता है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन की वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसे कहा जाता है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह की ना डाइजेशन करवा पा रही होती हैं और ना ही उसकी एब्जॉर्प्शन करवा रही होती हैं। बेसिकली माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम किन में हो सकता है, जिनको सिलिक डिजीज़ हो, इसके अलावा ट्रॉपिकल स्प्रू, ऑस्टियोटोरिया हो, तो इन पेशेंट्स में हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्रोहन डिजीज। जो क्रोहन डिजीज है इसको एंटराइटिस भी कहा जा सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है क्रोहन डिजीज। तो जो क्रोहन डिजीज है ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन के सबसे लोवेस्ट पार्ट को अफेक्ट कर रही होती है, जिसका नेम है इलियम। अब क्रोहन डिजीज में पेशेंट्स में क्या साइन एंड सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन, माल एब्जॉर्प्शन, रेक्टल ब्लीडिंग, एनीमिया वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रॉपिकल स्प्रू। ट्रॉपिकल स्प्रू में बेसिकली क्या होता है, जो ट्रॉपिकल एरियाज में लोग रह रहे होते हैं, जो रेजिडेंट्स होते हैं, इसके अलावा जो विजिटर्स होते हैं, उनमें ट्रॉपिकल स्प्रू होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टियोटोरिया। स्टियोटोरिया हम लोगों ने पेंक्रियाज में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या होता है, फाउल स्मेलिंग क्ले कलर स्टूल होता है बिकॉज ऑफ अनडाइजेस्टेड फैट। जो अनडाइजेस्टेड फैट होती है वो हमारे स्टूल में आ जाती है। क्ले कलर स्टूल होता है, फॉल स्पेलिंग होती है इसकी, क्योंकि इसमें हमारे पास पेंक्रियाटिक लाइपेस की डेफिशिएंसी होती है। लाइपेस ने क्या करना होता है, ट्राइग्लिसराइड्स को किस में कन्वर्ट कर देना होता है, फैटी एसिड्स में। तो जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो अनडाइजेस्टेड फैट है वो हमारे स्टूल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ रहा है सेलिक डिसीज। सेलिक बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें म्यूकोसा डैमेज होता है, इसके अलावा विलाई की एट्रोफी हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने इसकी 4 लेयर्स पढ़ी थी, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी लेयर आ रही थी, सीरस लेयर। देन हमारे पास यहाँ पे आ रही थी मस्क्यूलैरिस म्यूकोसा, यहाँ पे हमारे पास आ रही थी सब म्यूकस लेयर, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी लेयर आ रही थी, म्यूकस लेयर। और यहाँ पे हमने बताया था हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको कहा जाता है विलाई। अब हमने बताया विलाई की एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी बेसिकली क्या होता है, सेल काउंट कम होता है जिसकी वजह से ऑर्गन का साइज भी कम हो जाता है और वो ऑर्गन श्रिंक कर देता है। तो यहाँ पे विलाई की एट्रोफी होगी। जब विलाई की एट्रोफी होगी तो जो इसकी म्यूकोसा लेयर है वो भी डैमेज हो जाएगी। तो बेसिकली सिलिक डिजीज में क्या होता है, एक तो म्यूकोसा डैमेज हो जाता है, दूसरा हम लोगों ने बताया विलाई की एट्रोफी हो जाती है। अब सिलिक डिजीज बेसिकली किसकी वजह से होती है, ग्लूटीन की वजह से। इसमें जो पेशेंट होता है वो ग्लूटीन को टॉलरेट नहीं कर पाता, उसकी जो बॉडी है वो ग्लूटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती। ग्लूटीन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटीन होती है जो कि व्हीट में होती है, बार्ले में, ऑट्स में, राई वगैरह में होती है। तो जो ग्लूटेन होता है वो सिलिक पेशेंट्स की बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही होती, उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं करवा पा रही होती। अगर वो स्मॉल अमाउंट में भी ग्लूटेन को इंजेस्ट कर लेंगे तो वो भी उनके लिए पॉइजनस होता है। इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि एब्डोमिनल पेन होती है, डायरिया होता है, स्टियोटोरिया होता है, इरिटेबिलिटी होती है, और इसके अलावा डिप्रेशन होता है। So that's all about today's lecture. Hope so you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram ID is attached in description box of my YouTube channel. So अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। Thank you all. Thank you so much.